नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द की क्लासेस में। आज हम लोग वाक 10 का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें एनसीईआरटी बुक होगा और बुक का नाम है समकालीन भारत 2। तो समकालीन भारत 1 आपने वर्ग 9 में देखा था, लेकिन वर्ग 10 में आपका जो एनसीईआरटी बुक है वो समकालीन भारत 2 है। इसमें हम लोग संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। जो आप समकालीन भारत 2 में देखेंगे इसमें संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे, रिसोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। संसाधन जितने भी वर्ग 10 के जितने भी आपके चैप्टर हैं वो सभी के सभी संसाधन के ऊपर ही वर्णन किया गया है, जैसे कि कृषि संसाधन, मृदा संसाधन, वन संसाधन, ये सभी सारे चीज़ जो है वन से है। इसलिए पहला चैप्टर के नाम है, फर्स्ट चैप्टर का ही नाम है, जैसे कि आप देख रहे हैं संसाधन एवं विकास, यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है, फर्स्ट टॉपिक का नाम है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। तो आज हम लोग संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आप लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे आपको, तो इस दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे कि ताकि आप यदि एकेडमिक परीक्षा दें या कॉम्पिटिटिव परीक्षा दें, वो दोनों में आपको काम आ जाए, फिर आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप वैसा करेंगे कि आपको हम 3 तरह से पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, आपको सब्जेक्टिव बेस पढ़ाएंगे। जो मेरा लेक्चर होगा आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे वो सब्जेक्टिव होगा। यदि आपको आवश्यकता हो तो हम क्वेश्चन आंसर भी आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। सब्जेक्टिव पहला आपको मेथड पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव मेथड से पढ़ाएंगे। दूसरा आपको पढ़ाएंगे हम ऑब्जेक्टिव मेथड से पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आपको हम देंगे इसी लेक्चर के माध्यम से। और तीसरा जो आपको हम जो बताएंगे वो मैप के माध्यम से बताएंगे। यानी हम आपको वर्ग 10 के 3 तरीके से पढ़ाएंगे, 3 मेथड मेरा होगा पढ़ाने का। पहला सब्जेक्टिव मेथड होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव मेथड, तीसरा मैप के माध्यम से। बिना ज्योग्राफी जो है, बिना मैप के वो आप कंसेप्ट क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आवश्यकता होगा मैप के, आपको हम मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 पर आते हैं। चैप्टर क्या कर रहा है, देखिए संसाधन एवं विकास। जो फर्स्ट चैप्टर है वर्ग 10 के प्रथम चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो संसाधन एवं विकास लिखा हुआ है, जैसा कि टॉपिक में लिखा हुआ है। तो संसाधन और विकास आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी संसाधन और विकास को हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले इसमें हमको जानने की आवश्यकता है कि संसाधन होता क्या है, संसाधन कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि संसाधन कहते किसे हैं। तो संसाधन आपको प्रकृति में जितने भी हमारे, आप इस बात को मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि प्रकृति में जितने भी वस्तुओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी के सभी संसाधन हैं। आप जितना भी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, अपने जीवन काल में जितने भी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं वो सब के सब संसाधन ही हैं। यानी आसान भाषा में कहा जा सकता है कि संसार के भी सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हो उसे हम संसाधन कहेंगे। तो संसाधन कहेंगे क्या, देखिए ये संसाधन का जो परिभाषा है आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और हूबहू दिया हुआ है। और एक बहुत बेहतरीन आपका परिभाषा है, कहीं आपको और कोई परिभाषा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में भी पूछे तो आप इसको परिभाषा को लिख सकते हैं। जैसे बहुत बार एकेडमिक वर्ग 10 के परीक्षा में, मैट्रिक के परीक्षा में बहुत बार एक प्रश्न पूछता है कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का उदाहरण दे, और संसाधन के प्रकार भी पूछे जाते हैं। तो संसाधन के जब भी परिभाषा पूछे आप यहाँ से यहाँ तक आप लिखिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन कहते किसे हैं। साधन की परिभाषा हम देख लेते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। आप इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा। जो आर्थिक रूप से, संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो एक संसाधन है। यानी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा
करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाएंगे। यहाँ नोट करने वाली बात है, 2-3 बात आपको समझना है। आप तो समझ गए कि हम अपने जीवन में जितने भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं वो सभी के सभी संसाधन है, लेकिन संसाधन अचानक से बने नहीं हैं, संसाधन को बनाना पड़ता है। मानव संसाधन को बनाया है तभी वे हमारे लिए संसाधन बने हैं। तो संसाधन तभी वो बनेंगे जब 3 बात लागू होगा, 3 कंडीशन लागू होगा, तब वह संसाधन कहा जा सकता है, संसाधन बन सकते हैं। आप यहाँ दे देखिएगा, एक प्रौद्योगिकी उपलब्ध होता है, एक आर्थिक रूप से मान्य संभाव्य होता है, और तीसरा है कि सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वह तभी संसाधन कहलाएंगे। तो इसको हम समझते हैं कि कोई भी संसाधन को जब हम बनाते हैं तो बनाने के लिए तकनीकी का जरूरत पड़ता है, टेक्निक का जरूरत पड़ता है, एक प्रौद्योगिकी का जरूरत पड़ता है, तब वह संसाधन बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस मार्कर को बनाया गया है, तो मार्कर बनाने के लिए एक टेक्निक की आवश्यकता हुआ होगा, एक दिमाग लगाया होगा, कोई इंजीनियर लगाया होगा, या कोई इसके बारे में कोई सोचा होगा इसका सिस्टम बनाने के लिए। या आप मोबाइल फ़ोन वगैरह ले लीजिए, जितने भी हैं, उसको बनाने के लिए वो टेक्निक की आवश्यकता होता है, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होता है, तब वो मोबाइल बनता है, तब वो संसाधन कहलाता है। दूसरा कहता है कि आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो, वह चीज़ तभी हमारे लिए संसाधन बन सकता है जब हमारा बजट में हो। कहने का मतलब है कि पूरे मानव के लिए जो संसाधन है, यदि वो मानव के लिए उपयुक्त है और मानव उसको खरीद सकता है, तभी वह संसाधन बन सकता है। जैसे कि कोई भी हम किसी चीज़ का उदाहरण ले लें जो बहुत ज़्यादा महंगा हो, लागत बहुत ज़्यादा हो, बेनिफिट कम हो, तो हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकता है। जैसे कि हम उदाहरण ले लें, कोयला के हम उदाहरण ले लेते हैं, कोयला का उदाहरण ले लेते हैं। 1 किलो कोयला सपोज मान लेते हैं कि 20 रुपये में मिलता है, और 1 किलो कोयला को हम जलाते हैं तो बिजली से हमको कम से कम 25 रुपये मिलना चाहिए। 1 किलो कोयला को हम जलाएँ और उससे जो विद्युत उत्पादन हो, तो उसका बेनिफिट 25 रुपये हमको मिलना चाहिए, तभी वह हम उसको उपयोग कर पाएंगे, तभी वो हमारे लिए संसाधन बन पाएगा। अगला है कि सांस्कृतिक रूप से भी मान्य हो, वो तभी संसाधन मान्य होगा जब सांस्कृतिक रूप से मान्य होगा। इसको हम एक उदाहरण से बताते हैं आपको। जैसे कि मान लेते हैं कि आप हो गए मछली खाते हैं, सपोज मान लीजिए कि आप मछली खाते हैं, मैं मछली नहीं खाता, मैं नहीं खाता, तो मछली आपके लिए संसाधन है, लेकिन मेरे लिए संसाधन नहीं है। बहुत सारे ऐसे धर्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय होते हैं कि वो आपको मांसाहारी नहीं होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो आपके लिए मान लेते हैं कि जो शाकाहारी हैं उनके लिए मछली संसाधन नहीं है, लेकिन जो मांसाहारी हैं उनके लिए मछली संसाधन हो सकते हैं। तो इस परिभाषा को पुनः गौर कीजिएगा, समझिएगा कि वह संसाधन तभी हमारे लिए बन सकता है जब टेक्नोलॉजी का विकास हम करेंगे, आर्थिक रूप से वो मान्य होगा, उसको हम आर्थिक रूप से खरीद पाएंगे, यानी हमारा बजट में आ जाएगा। तीसरा है कि सांस्कृतिक रूप से भी वो मान्य होना चाहिए, तभी वो संसाधन कहला सकते हैं। संसाधन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आप जितने भी आपके चारों ओर वस्तु जो है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, उन सभी को आप संसाधन कह सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं मकान, तो मकान हमारे लिए संसाधन का रूप है, वो हम उपयोग करते हैं। रेलगाड़ी ले लेते हैं, वो हमारे संसाधन में आते हैं। इसके बाद पेड़ पौधे जो मिलते हैं, नदी नाले जितने हो गए, वो सभी के सभी संसाधन हैं। हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहते हैं कि संसाधन बना कैसे। यदि आप इस एग्जाम्पल को, यदि आप इस परिभाषा को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक और हम आपको उदाहरण से बताते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं कि जिसमें आदि मानव का विकास हुआ होगा, थोड़ा बहुत आदि मानव समझदार बन गया होगा, तो वो पहिया से चलना स्टार्ट किया था। यानी एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए वो पहिए का इस्तेमाल करने लगा, पहिया का, ठीक है, पहिया का इस्तेमाल करने लगा। और कुछ थोड़ा सा होशियार हो गया, और होशियार होने के बाद वो सोचा कि और थोड़ा सा हम जल्दी पहुंच जाए, समय कम लगे, आसानी से पहुंच जाए, तो उन्होंने बैलगाड़ी का आविष्कार कर दिया। यानी उसमें पहिया में जानवरों को भी जोड़ दिया। वो पहिया बैलगाड़ी तभी हमारे लिए संसाधन बना
उन लोगों के लिए संसाधन बने होंगे जब उन्होंने कोई टेक्निक लगाया होगा। इसके बाद बैलगाड़ी से भी थोड़ा सा और होता है और हमको स्पीड मिल जाए और जल्दी दूरी तय कर सके, समय बच सके, तो उन्होंने मोटर गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा। मोटर गाड़ी, साइकिल वगैरह का इस्तेमाल किया होगा। उससे भी ज़्यादा सोचा, उससे भी जल्दी हम पहुंच जाए, तो उन्होंने रेलगाड़ी का आविष्कार किया होगा। रेलगाड़ी, हमारे रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ। अब रेलगाड़ी से भी लोग सोचा कि हम कम समय में पहुंच जाए, तब हवाई जहाज का आविष्कार किया, जहाज का आविष्कार किया। और अभी लोग सोच रहे हैं कि हवाई जहाज से भी कौन सा, हवाई जहाज में भी कई तरह के तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी उड़ सके। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हवाई जहाज के बाद और कोई नया हमारे लिए संसाधन जुड़े। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि संसाधन तभी हमारे बना जब हम उसका टेक्निक लगाए, हमारे बजट में वो आया, सांस्कृतिक रूप से मान्य हुआ, वो सभी लोग स्वीकार कर लिए, तब हमारे लिए संसाधन बन गया। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे लिए संसाधन नहीं होता। चलिए, आप लगता है कि आप समझ गए होंगे संसाधन के बारे में। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो यहाँ जो डायग्राम बनाया गया है, आप उसको देखिए। इस डायग्राम को देखिए। संसाधन कहता है कि संसाधन का उपयोग करने के लिए मानव प्रकृति से किस प्रकार सामंजस्य बनाता है। संसाधन का उपयोग करने के लिए मानव प्रकृति से किस प्रकार सामंजस्य स्थापित कर उपयोग कर पाता है इसको। यानी मानव जो है सबसे पहले प्रकृति से कोई भी संसाधन लेता है तो उसका टेक्निकल इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने का टेक्निक सीखता है, इसके बाद संस्थाएं बनाई जाती हैं, इसके बाद वह मानव उपयोग कर लेता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि पेट्रोलियम हो गया, तो पेट्रोलियम मानव प्रकृति से लिया, प्रकृति से लेने के बाद टेक्निक लगाया पेट्रोलियम निकालने का, पेट्रोलियम को रिफाइन करने का टेक्निक लगाया, पेट्रोल डीजल बनाया, पेट्रोल डीजल बनाया। अब पेट्रोल डीजल बनाने, अब जब सक्सेस हो गया, संसाधन का इस्तेमाल होने लगा, तब इसके लिए संस्थाएं बना दिए। तो भाई पेट्रोल डीजल कौन कौन निकालेगा, क्या क्या इसमें क्वालिटी होगा, क्या क्या गुणवत्ता सुधार करेगा, इसके लिए संस्थाएं बना दी गई। अब संस्थाएं बना दिया गया तो मानव इस संसाधन का उपयोग करने लगे। ये जो आपका डायग्राम बनाया गया है। अगला बात आता है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो संसाधन जो है प्रकृति का उपहार है। आप क्या सोचते हैं? संसाधन जो है उपहार है, प्रकृति का संसाधन उपहार है, तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, जो संसाधन है वो प्रकृति का उपहार नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि संसाधन बनते नहीं हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। अब हम संसाधन के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक, इसको हम बायोलॉजिक एंड अबायोटिक भी कहते हैं। यानी संसाधन, जिस संसाधन को हम इस्तेमाल करते हैं, जिस संसाधन को प्रयोग करते हैं, वो संसाधन मिलते कहाँ से हैं। या तो संसाधन जैविक रूप से मिलेंगे या तो संसाधन अजैविक रूप से मिलेंगे। यानी वैसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त होंगे वो जैविक संसाधन कहेंगे, और वैसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त नहीं होंगे उसको अजैविक संसाधन कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग अंडा का इस्तेमाल करते हैं, तो अंडा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो अंडा किससे प्राप्त होता है? जीव से प्राप्त होता है। मांस, मछली, दूध कैसे प्राप्त होते हैं? और सभी के सभी जीव से प्राप्त होते हैं। दूध हम लोग पीते हैं, तो दूध क्या है? हमारे लिए संसाधन है। तो कहाँ से आ रहा है? तो जैविक से आ रहा है। और बायोटिक रिसोर्स होंगे, लेकिन अजैविक बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग, जो निर्जीव चीज़ है जिनमें जीव नहीं होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल, जैसे कि हम मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मार्कर हमारा क्या हो गया? अबायोटिक हो गया। तो इसका उदाहरण है। अगला जो संसाधन का जो उदाहरण है आपका समाप्यता के आधार पर।
तो समप्यता के आधार पर भी दो बांटा गया है। एक नवीकरणीय वाला है, नवीकरणीय योग संसाधन, इसको हम लोग रिन्यूएबल बोलते हैं। समर्पिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय योग संसाधन और एक हो गया अनवीकरणीय योग संसाधन। यानी इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी समर्पिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में, नवीकरणीय योग संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्स, अनवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ये नवीकरणीय अनवीकरणीय क्या है, इसको समझिए कि बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और वो पुनः बन जाते हैं, वो बहुत कम समय में बन जाते हैं। इस्तेमाल किए बन गए, इस्तेमाल किए बन गए, वो क्या होंगे, रिन्यूएबल होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन वह तुरंत बन नहीं पाते हैं, इनकी बनने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा समय होता है। आप एक बात और जान जाइए कि कोई भी संसाधन समाप्त नहीं होते हैं, उनकी बनने की प्रक्रिया जो है वो भला ही बहुत ज़्यादा हो लेकिन कोई भी संसाधन समाप्त नहीं होते। यह समझिए नवीकरणीय योग संसाधन उससे समझिए कि वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने पर हमारे जीवन काल में, जिसके इस्तेमाल करने पर हमारे जीवन काल में ही बन जाते हैं या कम समय में ही बन जाते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन हो गए। जैसे कि आप पेड़ पौधे के ले लीजिए, पेड़ पौधा काटे लगा दिए, पेड़ पौधा काटे लगा दिए, वो क्या हो गया, आपका नवीकरणीय योग संसाधन हो गया। आपका जल जो हो गया, जल क्या है, जल एक नवीकरणीय योग संसाधन है। आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय ये परिभाषा समझ में आनी चाहिए। इससे सारे बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारे चीज़ें, जो बहुत सारे उदाहरण आपको इससे पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। अब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिसका इस्तेमाल करने पर ये हमारे जीवन काल में नहीं बन पाते हैं या इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, वो नॉन रिन्यूएबल हो गए और अनवीकरणीय संसाधन हो गए। जैसे कि हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि हम कोयला ले लिए, तो कोयला को हम यदि एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस कोयला को बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लाखों साल का समय लग जाता है, तो ये हो गया नॉन रिन्यूएबल हो गया। पेट्रोलियम ले लीजिए, यानी पेट्रोलियम का हम इस्तेमाल करें तो पेट्रोलियम बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लाखों साल बन जाता है, करोड़ों साल बन जाते हैं। ये हो गया आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इससे बहुत एग्जाम में आपका अंतर भी पूछा जाता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए। तो आप इसको हम लोग आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, आप संक्षिप्त में इसको जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अगला जो आपका होगा, अगला जो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तीसरा जो बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर। यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को भी बांटा गया है। तो पहला तो हो गया स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, यानी व्यक्तिगत समझिए कि अपना जो आपका संसाधन होगा, जिस संसाधन के ऊपर सिर्फ आपका अधिकार होगा, वो व्यक्तिगत संसाधन होगा। जैसे कि इसको हम ले लिए, ये मेरा व्यक्तिगत है, मेरा मकान, मेरा घर, ये सभी जो है वो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होता है, वैसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। इसके बाद है आपका सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन यानी इस संसाधन के ऊपर पूरे समुदाय का अधिकार होगा। जैसे कि आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे ऐसे पार्क हैं, पंचायत सचिवालय है, म्युनिसिपल है, जिसपे पूरे समुदाय का, पूरे शहर का, पूरे गांव का अधिकार होता है, उसको हम लोग कहेंगे सामुदायिक संसाधन। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय संसाधन।
इसी में आता है राष्ट्रीय संसाधन, यानी वैसे संसाधन जो जिसके ऊपर राष्ट्र का अधिकार हो, देश का अधिकार हो, उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। जैसे कि वन हो गया, वन किसी एक आदमी, किसी एक समुदाय का अधिकार नहीं होता है, ये पूरे राष्ट्र का है। नदी हो गया आपका, नदी हो गए, पर्वत हो गए, जितने भी हैं ये सभी पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, इसमें पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। एक चीज पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, आप ध्यान रखिएगा, जो समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील तक वो राष्ट्रीय अधिकार में आता है। यानी 12 नॉटिकल मील का होता है जो समुद्र में जो दूरी नापा जाता है और नॉटिकल में नापा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक तट है तो यहाँ कहाँ तक मछली मार सकते हैं हम लोग, या अन्य काम कहाँ तक कर सकते हैं, तो 12 नॉटिकल मील तक। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ 12 नॉटिकल है तो हमारा अधिकार यहीं तक होगा। हमारे देश का या जिस देश का 12 नॉटिकल मील तक लगता हो सीमा, बस उसका उतने ही तक अधिकार होगा। उससे जाएंगे, ज़्यादा दूर जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बात हो जाएगा, इसमें पूरे विश्व का आपको अधिकार होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय, यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे, जिस संसाधन के ऊपर पूरे विश्व का अधिकार हो उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे जिसके पर्यावरण किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, वो पूरे विश्व का मुद्दा है। यदि हम पर्यावरण पोल्यूशन करते हैं तो पूरे विश्व जो है हमको मिलकर दंड दे सकता है, ऐसा प्रावधान है। यदि कोई देश पर्यावरण पोल्यूशन बढ़ाए तो उसके लिए एक संस्था बनी हुई है, उसको दबाने के लिए एक संस्था बना हुआ है, क्योंकि यह जो बात है वो पूरे विश्व की बात है, वो पूरे विश्व के कल्याण से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए इसको आपको पर्यावरण को दूषित नहीं करने देगा। इसके बाद 12 नॉटिकल मील के बाद जितना जो समुद्री क्षेत्र होगा वो सब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले आप फैक्ट्स को समझिए, इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें एग्जाम्पल भी पूछ दिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। अगला जो चौथा जो संसाधन का जो प्रकार है, चौथा जो संसाधन का प्रकार हो गया विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का प्रकार होगा। यानी विकास के स्तर पर संसाधनों को बांटा गया है। आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। विकास के स्तर पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन, इस संभावित संसाधन क्या है, यानी इसमें हमको उपयोग कर रहे हैं, इस संसाधन का उपयोग हम कर रहे हैं, लेकिन कितना उपयोग कर रहे हैं, बहुत कम उपयोग कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। संभावित संसाधन वैसे संसाधन को कहेंगे जो वर्तमान समय में हम उसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन कम मात्रा में कर रहे हैं। इसको बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है। जैसे कि हम उदाहरण में ले सकते हैं राजस्थान और गुजरात की बात। राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के प्रचुर भंडार है। वहाँ पे इस तरह के क्लाइमेट है कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, यानी पवन से और सोलर से विशाल मात्रा में एनर्जी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसके उपयोग करने के लिए, बड़ा पैमाने पर उपयोग करने के लिए अभी हमारे पास तकनीकी का अभाव है, टेक्निक नहीं है, जिसके कारण कम मात्रा में हम उपयोग कर रहे हैं। अगला जो है विकसित संसाधन, इसी में है विकास का स्तर के आधार पर है विकसित संसाधन। और विकसित संसाधन आप इसको एक बार देख लीजिए। फिर हमारा तकनीकी उपलब्ध है, तकनीकी उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, सर्वेक्षण भी इसका कर लिए हैं हम, सर्वेक्षण भी इसका हम कर लिए हैं, और इसका उपयोग भी हमको पता है, मात्रा भी पता है। ऐसे संसाधन को हम विकसित संसाधन कहेंगे। आप इसको इंग्लिश से समझिए, डेवलप संसाधन।
ये डेवलप संसाधन है, यानी विकसित संसाधन को हम डेवलप संसाधन में कहेंगे। तो डेवलप संसाधन किसको कहेंगे? जिस संसाधन का उपयोग हम कर रहे हैं, उपयोग करने की तकनीकी मालूम है, सर्वेक्षण भी उसका हम कर लिए हैं, मात्रा भी हमको उसकी जानकारी है, उसको हम लोग विकसित संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अगला हो गया भंडार, तीसरा हो गया भंडार। अब भंडार शब्द आप परिचित होंगे। भंडार को हम लोग इंग्लिश में स्टॉक करते हैं, स्टॉक कर दिया, स्टॉक यानी कोई भी चीज़ होता है हम उसको स्टॉक करके रखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके घर में खाने पीने की वस्तुएं हैं, ये स्टॉक करके रखा हुआ है, ताला बंद करके रखा हुआ है, लेकिन आपके पास उसका चाबी नहीं है, तो क्या उस वस्तु का आप इस्तेमाल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जब तक ले ताला के परफेक्ट चाबी नहीं मिल पाता है तब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपके चाबी मिल जाएगा आपको, तब उसको आप उपयोग कर पाइएगा। तो यही है आपका स्टॉक, यही भंडार करके रखा हुआ है। तो इसमें भी हम प्रचुर मात्रा में हमारे क्लाइमेट में, हमारे वातावरण में बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन इसकी हमें उपयोग करने की तकनीकी मालूम नहीं है। इसकी प्रचुरता है, बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे क्लाइमेट में है, लेकिन सही तकनीकी मालूम नहीं है, जिसके कारण हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि देखिए जल का आणविक सूत्र जो होता है, जल का जो रासायनिक सूत्र होते हैं H2O होते हैं। अब H2O जो होता है, जल जो है पानी जो है वो दो ज्वलनशील गैसों से मिलकर बने हुए हैं। एक H से हो गया हाइड्रोजन और O से हो गया ऑक्सीजन। कि हाइड्रोजन जो है ऊर्जा के बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि हाइड्रोजन जो गैस है इसका ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत माने जाते हैं। यदि जल से कुछ हमारे पास ऐसा टेक्निक बन जाए कि जल से हम हाइड्रोजन को अलग कर लें, तो हम बहुत बड़ा ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजली का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी उसका ओरिजिनल टेक्निक, सही तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगला है संचित भंडार। संचित, चौथा होगा संचित, यानी संचित को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? रिजर्व बोल सकते हैं। संचित को हम रिजर्व बोल सकते हैं। तो संचित उसको कहेंगे जो सभी चीजें तकनीकी भी उपलब्ध है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बचा के उपयोग कर रहे हैं। उसका टेक्निक मालूम है, लेकिन हम उसका बचा के उपयोग कर रहे हैं। उसकी मात्रा भविष्य में ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि आपके पास पैसा है, उसको आप बैंक में रख दीजिए, आप जान रहे हैं कि इस पैसा के हम इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको बैंक में सुरक्षित रख देते हैं। इसी तरह से ये नदियों का जो पानी है, पानी से विद्युत बनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नदियां हैं जिसमें बांध नहीं बनाए गए हैं, उसमें विद्युत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अभी वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है उससे, क्योंकि इसका हमको टेक्निक भी मालूम है, इसे हम काम भी कर रहे हैं। तो वैसे संसाधन को हम संचित संसाधन कहेंगे, रिजर्व संसाधन कहेंगे। आई होप इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा, संसाधन के प्रकार को समझा होगा। अब हम अगला वीडियो में आपको देखेंगे, इसको विस्तारित रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, उसको हम आपको बताएंगे कि इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद।